हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं दृष्टि आईएएस की क्विक बुक, जिसमें हमारा चल रहा है भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसमें हमारा चल रहा है गाइस भारत का भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी। चैप्टर नंबर 4 करेंगे, जो कि है अपवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम पार्ट 1। तो गाइस, यहाँ पे आप व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं। अगर आपकी क्वेरी, कोई सजेशन, कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिलेबस की बात करते हैं गाइस। देखिए, चैप्टर नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, हमारा चैप्टर नंबर 3 हो गया। अभी हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। उसके बाद हम बात करेंगे 5 की। और गाइस, ऐसे आप आगे के भी चैप्टर्स देख सकते हैं, हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इन चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को गाइस आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक और बात गाइस ये है कि अगर आप घटना चक्र की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको घटना चक्र की सारी वीडियोस, सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, अभी जितना हम कर चुके हैं उससे आगे पहुँचते हैं। अभी हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 की बात, जो कि है अपवाह तंत्र। चलिए देखते हैं क्या है अपवाह तंत्र। देखिए, यहाँ लिखा है ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो गाइस, थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये भी, देखते हैं कैसे ख़त्म होता है। जनरल इंट्रोडक्शन की यहाँ पे हम बात करते हैं। यहाँ लिखा है, जब नदियों के जल का बहाव कुछ निश्चित जलमार्ग के माध्यम से होता है तो उन नदियों मतलब उसे क्या कहते हैं, नदियों का अपवाह कहते हैं। और इन वाहिकाओं के जाल को हम क्या बोलते हैं, अपवाह तंत्र बोलते हैं। मतलब अगर कोई नदी ऐसे फ्लो हो रही है तो मतलब ये एक फ्लो है, एक रास्ते से हो रही है, मतलब जलमार्ग से हो रही है, तो ये हो गया आपका। और फ्लो हो रही है ना, बह रही है, तो ये हो गया अपवाह। और गाइस, अगर यही जैसे अगर हम बहुत सारी वेदिकाओं का जो ऐसे ऐसे करके जो एक तंत्र सा बना दें, मतलब बहुत सारी वेदिकाएं हैं, ठीक है, उसकी वजह से अगर हम देखें तो ये जो पूरा एरिया हो जाएगा, मतलब ये आप कह सकते हैं सहायक नदी है, ठीक है। या इसका जो गंगा, मतलब सपोज इस नदी का पानी कहीं और भी जा रहा है इधर टू, मतलब अगर एक तो मेन तो जा ही रहा है यहाँ पे, ठीक है, इससे कहीं और भी चला गया, कहीं और भी चला गया, कहीं और भी चला गया, कहीं कोई नदी आके मिल गई इसमें, तो ये पूरा मिला के क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा पूरा का पूरा तंत्र, यानी अपवाह तंत्र हो जाता है। इसकी जो मुख्य नदी है उसकी सहायक नदी का एक क्या है, एकीकृत तंत्र होता है। मतलब हमने कहा ये हो गई मुख्य नदी, सपोज ये गंगा है, गंगा में आने वाली इसकी सहायक नदियों को भी आप मिला लीजिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, एक तंत्र हो जाता है। अब जो सतह के जल को एकत्र कर क्या है, उसे दिशा प्रदान करती है। मतलब ये क्या करती है कि जो ये बाकी की नदी है उसको भी अपने में समा लेती है और एक दिशा प्रदान करती है, मतलब कि कहाँ ले जाती है, इस साइड ले जा रही है सबको, ठीक है। अब इसने कहा कि एक नदी उसकी सहायक नदी द्वारा जो है अपवाहित क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, अपवाह द्रोणी, यानी कि जो हमने पूरा का पूरा ये देखा। अब इस पूरा का पूरा जो एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अपवाह द्रोणी बोलेंगे, ठीक है। अभी तक फिर हमने कहा क्या क्या पॉइंट देखे। एक अपवाह क्या होता है, ठीक है, हमने देख लिया, एक नदी जो बह रही है वो अपवाह हो गया। अब अपवाह तंत्र उस नदी और नदी की सहायक नदी दोनों मिला के जो तंत्र बना देती हैं अपवाह तंत्र। और जिस एरिया में ये सारा का सारा काम चल रहा है उसे हम बोल देते हैं अपवाह द्रोणी। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र बोलते हैं। मतलब एक क्षेत्र से अपना जल लेती हुई आती है, बहाकर लाती है, ठीक है, और समुद्र में या जहाँ पे भी वो खत्म कर देती है, तो ये होता है आपका जल ग्रहण क्षेत्र, ओके। अब यहाँ लिखा है, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को क्या है, नदी द्रोणी कहते हैं। और छोटी नदी या नाले का जो अपवाहित क्षेत्र होता है उसको हम जल संभर बोलते हैं। तो वैसे ये दोनों चीज़ें भी, बड़ी नदी की कहानी अगर हो तो आप बोलेंगे नदी द्रोणी, राइट। छोटी नदी की बात आए तो जल संभर बोल दीजिए इसे। जल संभर और जल विभाजक एक क्या है, अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करती है। मतलब आप ये समझिए कि ये सपोज़ कि हम कह देते हैं कि ये एक नदी है और ये उसकी सहायक नदी है, ये पूरा का पूरा अपवाह द्रोणी है, ठीक है। वहीं पे एक और ये नदी है मान लेते हैं, और ये उसका अपवाह द्रोणी। यहाँ से बीच में से कोई छोटी सी नदी या कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या कर रही है, इन दोनों को अलग करने का काम कर रही है, ठीक है। यानी कि ये लिखा है कि जो ये जल संभर है, छोटा सा, मतलब छोटी नदियों का जो पूरा का पूरा ये आबाई क्षेत्र होता है जल संभर, तो ये क्या या हम कहते हैं जल विभाजक, ठीक है। ये क्या करता है, अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने का काम करता है, मतलब बीच में सीमा बनाती है, ठीक है। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें कहा कि नदियों का अपवाह प्रतिरूप की बात करें, पैटर्न की बात करते हैं, तो इसमें लिखा है, नदी के उद्गम स्थान से लेकर मुहाने तक नदी व उसकी सहायक नदी द्वारा जो रचना होती है उसे हम नदी प्रतिरूप कहते हैं। मतलब इसने कहा कि एक नदी यहाँ से बहती हुई आ रही है, ठीक है, ऐसे बहती हुई आ रही है और यहाँ पे ख़त्म हो जा रही है, यहाँ मान लेते हैं हम आ गया इसका समुद्र, राइट। तो कहते ये वाला जो जहाँ से स्टार्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नदी का उद्गम बोलते हैं,
ठीक है। और जहाँ पे ये ख़त्म होती है उसको हम उसका मुहाना या मुख बोलते हैं, ठीक है। अब इसने कहा कि ये जो मुहाने से मुख तक जा रही है और सहायक नदियाँ भी जा रही, तो ये क्या सहायक नदी मान लीजिए ऐसे है, ठीक है। ये जो एक ना आर्ट ड्राइंग सी बना रही है, तो मतलब ठीक है, उसको हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अपवाह प्रतिरूप। तो ये बहुत तरीके से हो सकता है, मतलब कोई नदी सपोज़ कि अपवाह प्रतिरूप ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पे अलग अलग टाइप के दे रखे हैं प्रतिरूप की, किस किस तरीके से नदी उसकी सहायक नदी आके मिलती हैं, आगे बढ़ती हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका अपवाह प्रतिरूप, राइट। इसे बोलते हैं अपवाह प्रतिरूप। नदियों का अपवाह निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करता है, यानी जो अपवाह होता है वो किस किस कारण, नदी जो बह रही है वो किस किस कारण पे निर्भर करता है, जो अपवाह हो रहा है यानी कि उसका जो बहाव है किस कारण। एक भूवैज्ञानिक समयावधि, ठीक है। दूसरा इसने लिखा है चट्टानों की प्रकृति और संरचना कहती है, उस पर भी करता है। स्थलाकृति कैसी है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। ढाल प्रवणता कहती है, जल की मात्रा कहती है, बहाव की अवधि यानी कितने समय से, मतलब कितने, ठीक है। अब इसने कहा नदियों के अपवाह के विभिन्न प्रतिरूप होते हैं, जिसमें से क्या होता है कुछ प्रतिरूप निम्नलिखित है। चलिए इसके बारे में कुछ नहीं है गाइस। तो इसने कहा कि जो कारक हैं उसको आप ऐसे देख लीजिए, भूवैज्ञानिक समयावधि हो गया, चट्टानों की प्रकृति संरचना, स्थलाकृति, ढाल प्रवणता, जल की मात्रा, बहाव की अवधि, ये सारा हो गया। अब देखिए किस किस तरह के प्रतिरूप होते हैं। इसने एक तो यहाँ लिखा वृक्षाकार क्या होता है अपवाह प्रतिरूप, यानी कि इसमें लिखा है द्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप, मतलब ये एक ही बात है, ठीक है। अब इसमें लिखा है जब नदियों की जलधाराएं उस स्थान के स्थलीय ढाल के अनुसार बहती है तो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा क्या है वृक्ष की जो शाखाएं होती हैं उसकी तरह क्या बोलते हैं प्रतिरूप बनता है, अपवाह प्रतिरूप बनता है, जिससे हम क्या बोलते हैं ये वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि उत्तरी मैदान की नदियाँ हो गई, दक्षिण भारत की पूर्व की और बहने वाली नदियाँ हो गई, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। मतलब इसने यहाँ क्या कहा, देखिए वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप पहले हम देखते हैं, ठीक है। ठीक है, ये है आपका वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। तो ये कैसा दिख रहा है आपको गाइस, ये जैसे ये मान लेते हैं सहायक मुख्य नदी, ये उसकी एक सहायक नदी है, ठीक है। यहाँ पे एक सहायक नदी मान लेते हैं, ठीक है। और इन सहायक नदी में भी कुछ नदियाँ आके मिल जाती हैं और इस मुख्य नदी में भी जो है नदियाँ आके मिलती है। तो इस तरह का जो प्रतिरूप बनता है ना, इसको हम कैसा बोलते हैं वृक्षाकार प्रतिरूप, अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं। अब ये इसके एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण, तो जो उत्तरी भारत के मैदान में मिल जाएंगी, जैसे उत्तर में आपको गंगा मिलती है, यमुना मिलती है, ठीक है। अब इसी तरह दक्षिण में जो है पूर्व की ओर बहती है, मतलब जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है, तो ऐसा आपकी गोदावरी नदी ऐसे बहती है, उसके नीचे आपकी कृष्णा नदी बहती है, उसके नीचे आपकी कावेरी नदी बहती है। ऐसे करके जब आप भारत में बहती है तो गोदावरी नदी बहती है, कृष्णा नदी बहती है, कावेरी नदी बहती है, तो ये वाले, ठीक है। इनका भी कुछ ऐसा ही होता है, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा इसने कहा जाली नुमा अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। देख लेते हैं पहले एक बार। तो देखिए यहाँ पे लिखा है आपका जाली नुमा अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या कहानी है। तो इसने कहा जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हों, ठीक है, और सहायक नदी उसे जो संपूर्ण पर मिलती है, तो इसे हम जाली नुमा कहते हैं। मतलब इसने कहा एक ये मुख्य नदी बह रही है, एक ये मुख्य नदी बह रही है, एक ये मुख्य नदी बह रही है, और जो सहायक नदी है वो उसके 90 डिग्री के कोण पे इस तरह से बह रही है, ठीक है। इस तरह से बह रही है, इस तरह से 90 डिग्री, देखिए 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये होता है जाली नुमा अपवाह प्रतिरूप। तो गाइस यहाँ पे ना एग्जैक्टली तो वैसा नहीं है, लेकिन हाँ जैसे ये एक जैसे आप देखें तो ये एक नदी हो गई, एक ये नदी हो गई, ठीक है, ये एक नदी ऐसे हो गई, ठीक है, ये एक नदी आपकी ऐसे हो गई, तो ये तो समानांतर चल रही है एक दूसरे के, ठीक है। दूसरा इसने कहा कि जो उसकी सहायक नदी है वो 90 डिग्री का कोण बना रही है। जैसे कि अब इसमें एग्जैक्टली तो वैसा नहीं बना रही है, लेकिन देखिए ये ठीक है, और मतलब थोड़ा थोड़ा कह लीजिए कि इस तरह से आपका बन रहा है, ठीक है। जैसे आपकी ये कोई नदी हो गई तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये देखिए, तो ये जो है जाली नुमा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो इसमें लिखा है आयताकार अपवाह प्रतिरूप। चलो इसमें देखते हैं आयताकार अपवाह प्रतिरूप कौन सा वाला है। तो ये लिखा है शायद आयताकार अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। कहीं से लग तो नहीं रहा है लेकिन है तो सही। तो इसमें लिखा है जब सहायक नदी या अपनी मुख्य नदी से संपूर्ण पर मिलती हैं तो इस प्रकार का प्रतिरूप क्या होता है, आयताकार अपवाह प्रतिरूप होता है। जैसे ये नदी है और इस तरह से 90 डिग्री पे मिल रही है तो आयताकार है। इसमें एग्जाम्पल भी दे दिया, विंध्य की पहाड़ियाँ हैं, पलामू क्षेत्र की कुछ नदियाँ इसी तरह की होती हैं, आयताकार अपवाह प्रतिरूप दिखाती हैं। अच्छा, फिर अरीय अपवाह प्रतिरूप देखिएगा, तो ये देखिए अरीय अपवाह प्रतिरूप, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि नदी किस तरह से है,
अभी देखिए इसमें क्या कहा, इसने कहा कि किसी केंद्रीय शिखर से जो है जलधाराओं का प्रवाह सभी दिशाओं में होता है, तो हम इसे बोलते हैं अरिये। मान लेते हैं ये पर्वत है, अब यहाँ से एक नदी बह रही है इस दिशा में, एक नदी बह रही है मतलब एक केंद्र से, ठीक है, बाहर की तरफ बह रही है और हर दिशा में बह रही है, तो ये हो गया अरिये अपवाह प्रतिरूप। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण क्या है आपका, जो अमरकंटक पहाड़ी है, ठीक है, तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली जो नदियां हैं, जैसे कि आपकी नर्मदा नदी है, सोन नदी है, ठीक है, जैसे मान लीजिए अमरकंटक है, तो अमरकंटक से नर्मदा नदी ऐसे जाती है, सोन नदी ऊपर की तरफ जाती है, तो ये एक एग्जाम्पल है अरिये अपवाह प्रतिरूप का, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट इसमें लिखा है आपका क्या है, वलयाकार। वलयाकार आइए देख लेते हैं कौन सा है, तो यहाँ पे लिखा है वलयाकार, ये है आपका। चलिए आइए समझें इसमें क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि परवर्ती नदियाँ, ठीक है, अनुवर्ती नदी से जुड़ने से पहले वक्र और क्या है, चापाकार मार्ग से होकर गुजरती हैं, जिसे हम वलयाकार जो है प्रतिरूप कहते हैं। ये अपवाह प्रतिरूप भारत में सामान्यतः विकसित नहीं हुआ है। चलो ये भारत में है ही नहीं। नीलगिरी कहाँ पे आपका गए, तमिलनाडु में, और पिथौरागढ़ उत्तराखंड, पहाड़ों की नदियों में कुछ ऐसा मिल जाता है उदाहरण, ठीक है। तो चलिए ये फिलहाल आपका है नहीं, भारत में आपको कम दिखेंगी, मतलब ना के बराबर आपको दिखेंगी। नेक्स्ट है अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप। इसमें क्या होता है, जब क्या होता है, सभी दिशाओं से नदियां बहकर जो है एक झील या गर्त में गिरती हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या अभिकेंद्रीय कह देते हैं। मतलब ये मान लेते हैं एक झील है, यहाँ से नदी आ रही है, इसमें गिर रही है, यहाँ से नदी आ रही है, यहाँ से आ रही है, इसमें गिर रही है, ठीक है, फिर अभिकेंद्रीय हो गया। अब यह है गुंबदाकृति अपवाह प्रतिरूप। यह क्या है, वलयाकार अरिये अपवाह तंत्र के तत्वों का मिला जुला क्या होता है, रूप होता है। तो कैसे इसमें क्या ही देखें, वलयाकार और क्या है, अरिये, इन दोनों का मिला जुला रूप है। अब ये समानांतर, इस अपवाह प्रतिरूप में क्या होता है, नदियाँ लगभग एक दूसरे के समानांतर बहती, मतलब एक ये बह रही है, फिर एक ये बह रही है, एक ये बह रही है, इस तरह से। तो पश्चिमी घाट से निकलने वाली जो अरब सागर में मिलने वाली नदियाँ हैं, ये मतलब इसने कहा कि यहाँ से नदियाँ ऐसे ऐसे बह रही हैं, ऐसे एक दूसरे के समानांतर बहती है पश्चिमी घाट पर, ठीक है। अब यहाँ हम बात करने जा रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपवाह तंत्र का, ठीक है। प्रारंभिक एक चीज़ और गाइस, अब इसमें तो सारे नहीं है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वृक्षाकार पढ़ लिया, जालीनुमा भी पढ़ लिया, अरिये भी पढ़ लिया हमने। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है ओके समानांतर, यहाँ पे देखिए समानांतर है, इस तरह से चल रही हैं नदियाँ, ठीक है, उप समानांतर, ठीक है। और यहाँ पे वलयाकार देखा आपका, आयताकार हो गया, और ठीक है वैसे ये इतना बहुत है और इतना पूछा भी नहीं जाएगा, मतलब जो है इंपॉर्टेंट वो यहाँ लिखा हुआ है। चलो आगे देख लेते हैं। और इसमें अपवाह तंत्र की बात करें तो इसमें लिखा प्रारंभिक धरातलीय सतह की प्रकृति और ढाल और भौमिकीय संरचना के आधार पर अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। देखिए एक है, मतलब इसने कहा अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। कारण क्या है, एक हो सकता है जो धरातलीय सतह है वो कैसी है, प्रकृति उसकी क्या है, उसकी ढाल क्या है, उसकी संरचना क्या है, भौमिकीय संरचना क्या है। तो इसने कहा 2 भागों में बांट दिया। इसमें लिखा है क्रमवर्ती अपवाह तंत्र, ठीक है। तो इसके अंतर्गत उन नदियों को सम्मिलित किया गया है जो ढालों के अनुरूप प्रवाहित होती है, जैसे कि अनुवर्ती परवर्ती नदियाँ, राइट। मतलब जैसे इसमें कहा गया कि जैसे आपकी ये ढाल है, ढाल कुछ इस तरह से है, तो गाइस नदी भी ढाल के दिशा में ही जाएगी, ठीक है। जहाँ जहाँ ढाल जा रही है वहाँ वहाँ नदी चली जाएगी अपनी दिशा मोड़ती हुई, मतलब समझ लो ढाल ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे ऐसे, तो नदी भी इसी तरह से क्या है, मूव करेगी, ठीक है। तो ये हो जाती है गाइस आपकी, तो ये कौन सी हो गई आपका, क्रमवर्ती अपवाह तंत्र हो गया, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप के आते हैं, एक होती है अनुवर्ती, एक होता है परवर्ती, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अनुवर्ती की बात करें तो वो नदियाँ जो सामान्यतः ढाल की दिशा में बह रही हैं, मतलब ढाल अगर जैसे जैसे ढाल होगी नदी भी वैसे वैसे क्या है, बह रही है, उसे हम अनुवर्ती नदी कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की जो अधिकांश नदियाँ हैं वो अनुवर्ती होती है, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियाँ हैं ना, जहाँ जहाँ ढाल मिलेगी वो ऐसे 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 बहती जाएंगी, ठीक है। जैसे कि आप अगर एग्जाम्पल दे दो, गोदावरी कृष्णा कावेरी की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ये हो गई आपकी गोदावरी नदी, ठीक है, यहाँ पे है आपकी कृष्णा नदी, यहाँ पे है कावेरी नदी, राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसने दूसरा कहा परवर्ती नदी, अनुवर्ती होगी परवर्ती। देखिए परवर्ती नदी क्या होती है, जो अनुवर्ती नदी है सपोज उस पर जो है समकोण पे आके मिलती है, ठीक है। परवर्ती नदी अनुवर्ती के समकोण पे, मुख्य जो है अनुवर्ती नदी से समकोण पर मिलने वाली जो नदी होती है उसको हम परवर्ती कहते हैं। जैसे चंबल नदी हो गई आपका, ठीक है, सिंध हो गई, बेतवा, सोन, ये सारी है, ठीक है। ये जो नदियां हैं वो गंगा और यमुना से जाकर जो है समकोण पे मिलती है, ठीक है।
समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ना गंगा नदी बह रही है, ये ठीक है। यहाँ पे यमुना नदी बह रही है, देखिए चंबल यहाँ से समकोण पे बह रही है, ठीक है। बाकी तो नदियों के यहाँ पे नाम नहीं लिखे, ठीक है। तो चंबल हो गई, सोन आई थिंक यहाँ पे सोन भी नहीं है, वो भी कुछ इस तरह से ही बहती है समकोण पे। जो ये अनुवर्ती नदी है ना, अनुवर्ती नदी, तो परवर्ती नदी क्या करती है, इससे अनुवर्ती नदी पे आके समकोण पे मिलती है, ठीक है। चलिए ये हो गई एक बात। तो हमने देखी गई क्या पढ़ा, हमने कहा अपवाह तंत्र दो भागों में बांट दिया। एक तो हो गया क्रमवर्ती अपवाह तंत्र हो गया, जिसके अंदर हमने दो पढ़ लिए। मतलब इसने कहा कि जो अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र, ठीक है, तो दो टाइप के हो गए। एक हो गया आपका क्रमवर्ती, ठीक है। तो क्रमवर्ती के अंदर हमने दो पढ़ लिए। एक हमने पढ़ा अनुवर्ती, और दूसरा हमने क्या पढ़ा गाइस, परवर्ती पढ़ा, ठीक है। फिर क्या हुआ कि दूसरा हमने पढ़ा, तो गाइस देखिए, ठीक है, हमने देख लिया, क्या देख लिया हमने यहाँ पे क्रमवर्ती में अनुवर्ती और परवर्ती देख लिया। अब दूसरा है अक्रमवर्ती। अक्रमवर्ती भी दो टाइप के हो गए। देखिए अक्रमवर्ती भी दो टाइप के होते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पे पूर्ववर्ती और क्या है, पूर्वारोपित नदियाँ, मतलब समझिए। देखिए हमने कहा अपवाह तंत्र दो टाइप के हो गए, ठीक है। एक तो हो गया क्रमवर्ती अपवाह तंत्र, एक हो गया अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र। क्रमवर्ती में हमने देखा अनुवर्ती, परवर्ती, और अक्रमवर्ती में हमने देखा पूर्ववर्ती और पूर्वारोपित, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्रमवर्ती क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्रमवर्ती क्या लिखा है, जैसे कि अभी तो हमने जो अक्रमवर्ती की बात करेंगे, अगर हमने जब क्रमवर्ती की बात करी थी ना, जब पहले क्रमवर्ती, तो इसने कहा जहाँ जहाँ ढाल जाती है नदी वहाँ वहाँ फ्लो होती है, ठीक है। लेकिन अक्रमवर्ती में क्या होता है, ढाल इस तरह से जा रही है, लेकिन नदी क्या होगी ना, इसे काटती हुई आगे बढ़ेगी, लेकिन उसकी दिशा चेंज नहीं होती, ठीक है। ढाल की दिशा में नहीं चलती है, अपनी ही दिशा में चलती है, भले ही उसे पहाड़ को काटना पड़ जाए, ठीक है, ज़मीन मतलब चट्टान काटनी पड़ जाए, ठीक है। यानी कि इसने कहा ये ढाल का अनुसरण नहीं करती है, ठीक है। अब ये भी दो टाइप की हो गई। एक इसने कहा कि पूर्ववर्ती हो गई और पूर्वारोपित नदियाँ हो गई। अब इसने कहा पूर्ववर्ती नदी क्या होती है, वे नदी जो हिमालय निर्माण के पहले, मतलब हिमालय निर्माण के पहले से बन रही हैं, मतलब बह रही हैं, ठीक है। मतलब हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था, उससे पहले से ही ये बह रही हैं। अब बीच में जाके हिमालय का निर्माण होता है तो काटती हुई चली जाएगी, ठीक है। अपनी धाराओं की दिशा में उत्थित स्थलों जैसे कि पर्वतों को काटकर गार्ज महाखंड बनाकर जो है प्रवाहित होती है, मतलब ये बह रही है। अब धीरे धीरे पहाड़ अगर मान लो बन भी गया तो इसे काट देगी, काट के आगे बढ़ जाएगी, ऐसा, ठीक है। तो ये होती है पूर्ववर्ती नदियाँ, ठीक है, जैसे सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलुज नदी, ये सब क्या है, पूर्ववर्ती नदियाँ, ठीक है। देखिए इसमें ये जो इंडस है ये जा रही है सिंधु, यहाँ से ऐसे करके ब्रह्मपुत्र जाती है, और एक ने सतलज बोला, तो सतलज भी यहीं कहीं बह रही है गाइस, यहीं से ये देखिए, ये देखिए, ये है सतलज नदी। तो ये हो गई आपकी पूर्ववर्ती, ये पहाड़ों को काट के आगे बढ़ रही है। देखिए अब यहाँ पे लिखा है पूर्वारोपित। पूर्वारोपित नदियाँ क्या होती है, ये नदियाँ जो है स्थलखंड के ढाल का अनुसरण नहीं करती। फिर से ये क्या कर रही है, ढाल का अनुसरण तो नहीं कर रही है। जैसा यहाँ पे लिखा है कि स्वर्ण रेखा, सोन नदी, चंबल, बनास, ये सब जो हो गया पूर्वारोपित हो गया या अध्यारोपित कह सकते हैं, ठीक है। जैसे स्वर्ण रेखा, सोन, चंबल, बनास की बात करते हैं, तो देखिए स्वर्ण रेखा यहाँ कहीं आपको दिख जाएगी, यहाँ पे कहाँ है गाइस, यहाँ पे स्वर्ण रेखा नहीं दिख रही, मतलब ऐसे करके जाने वाली स्वर्ण रेखा। फिर इसने कहा सोन ऊपर की तरफ जाती है, चंबल हो गई, ठीक है। तो ये सारी आपकी कौन सी हो गई, पूर्वारोपित, ठीक है। तो हमने देख लिया अक्रमवर्ती में पूर्ववर्ती और पूर्वारोपित देख लिया। अब इसने कहा कि भारत की नदियों का अपवाह तंत्र बात, अब भारत की नदियों की बात करते हैं, ठीक है। अभी तक तो हमने देखा कि किस किस टाइप की होती हैं, अब हम देखेंगे भारत में जो है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है भौगोलिक आकृति के आधार पर जो भारत की नदियाँ हैं उसका जो अपवाह तंत्र है उसको हमने क्या करा है, दो वर्गों में बांट दिया। देखिए नदियाँ दो टाइप से मतलब दो भागों में हमने नदियों को देखा। एक तो हिमालय की नदियाँ जो हिमालय से बह रही हैं, ठीक है। दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ हो गई, उनका अपवाह तंत्र देखेंगे। जैसे कि अगर आप ऊपर वाले देखेंगे ना, ये पूरा हिमालयी नदियाँ हैं, ऊपर की जितनी भी नदियाँ हिमालय नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम बात करें तो गाइस ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, तो यहाँ की जो नदियों की हम बात करेंगे वो आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हो जाएंगी, ठीक है। तो ये दो भागों में हमने भारत की नदियों को बांट दिया। हिमालय की नदी की बात करते हैं तो गाइस हिमालय की नदियों का जो अपवाह तंत्र है उसकी बात करें तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो है बारहमासी होती है, यानी कि पूरे साल बहती हैं। आप ऐसे नहीं कि गंगा अभी बह रही हैं बाद में नहीं बहेंगी, कुछ महीने बाद नहीं बहेंगी, तो नहीं, वो 12 महीने बहेंगी। तो इसमें जल का बहाव जो है पूरे वर्ष निरंतर रहता है, यानी कि बना रहता है, क्योंकि
क्योंकि इसको जो है जल की प्राप्ति कहाँ से होती है, हिम के पिघलने से होती है। यानी कि जो पहाड़ पे हिम है वो पिघलता रहता है तो पानी आता रहता है, ठीक है। और वर्षा से भी होता है, लेकिन वर्षा से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ग्लेशियर्स के पिघलने से होती है, ठीक है। जैसे गंगोत्री पिघल रही है, गंगोत्री में बर्फ़ ही बर्फ़ है, यमुनोत्री में बर्फ़ है, तो वो पिघल रही है और पानी बहता जा रहा है और ये पूरे साल चलेगा। अब इसने कहा अपने पर्वतीय मार्ग में ये नदियाँ जो है किसका, गहरे गार्ज क्या होता है, ऐसे करके मान लेते हैं ये पर्वत है, ठीक है। अब बीच में इसने क्या करा, ऐसे करके बना दिया, ये गायब कर दिया, बीच में ऐसे गार्ड्स का निर्माण कर रही हैं, वी आकार की घाटियाँ बना रही हैं, फिर से ऐसी ये इस तरह की घाटियाँ बनाती हुई चलती हैं, ठीक है। और शिप्रिकाएँ बनाती हैं, जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल ये सब बनाती हैं। मैदानों में पहुँचने पर क्या होता है, ये समतल घाटियों, गोखुर झील, बाढ़कृत मैदान, विसर्पों और डेल्टाओं का निर्माण करती है। जब ये मैदान में पहुँच जाती है, मतलब जब पहाड़ों से उतर जाती हैं, तो क्या बनाती है, घाटियाँ बनाती हैं कुछ। गोखुर झील भी हमने देखा था कि इस नदी बहती हुई जाती है, सपोज ऐसे ऐसे बह रही है, तो ये वाला पार्ट सीधा हो जाता है और ये वाला पार्ट अलग हो जाता है, इसमें जल भरा रहता है, वो झील होती है, गोखुर झील हो गई। तो बाढ़कृत मैदान जो पानी इधर बह जाता है, बाढ़ आ जाती है, उसमें विसर्पण मतलब जो इस तरह से नदियाँ बहती हुई जाती हैं। और डेल्टा मतलब जो एंड में जब समुद्र में मिलती हैं, तो कई बार ऐसा होता है वो अवसादों को इस तरह से डेल्टा की शेप में ऐसे करके गिरा देती हैं, मतलब इस तरह से आपको मिल जाएगा समुद्र में, तो डेल्टा बनाती है। हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उसके अपवाह तंत्र में मुख्यतः 3 नदियाँ, एक हम सिंधु नदी की बात करेंगे, गंगा नदी की बात करेंगे, ब्रह्मपुत्रा नदी की बात करेंगे। इन 3 नदियों की बात करेंगे, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। इसका डायग्राम एक बार देखते हैं जरा। तो गाइस ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये है इंडस रिवर, फिर यहाँ से गंगा रिवर जा रही है और यहाँ से हम ब्रह्मपुत्रा की बात करेंगे, तो ये सारी की सारी हिमालय वाली नदियाँ हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सिंधु नदी अपवाह तंत्र की अगर बात करें, तो सिंधु नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी के जो है आपका बोखरचू के निकट एक क्या है, हिमनत यानी कि जहाँ पे नदी है लेकिन उसमें से बर्फ़ ही बर्फ़ बह रहा है, ठीक है। इसे जो है तिब्बत में क्या है, सिंगी खम्बान अथवा शेर मुख कहते हैं, ठीक है। मतलब इसने कहा ये कहाँ, कैलाश पर्वत श्रेणी से निकल रही है, सिंधु रिवर कैलाश पर्वत श्रेणी से निकल रही है, और जहाँ से निकल रही है ना, जिस जगह से निकल रही है उसको इसने बोला बोखरचू बोला, ठीक है। ये क्या है, एक हिमनद है और इसे तिब्बत में हम क्या बोलते हैं, बोखरचू को ही तिब्बत में सिंगी खम्बान बोलते हैं या शेरमुख बोलते हैं। यहाँ से सिंधु रिवर निकलती है, मतलब कैलाश पर्वत श्रेणी। तो गाइस यहाँ से देखिए इंडस निकली, यहाँ पे आपको ना कैलाश पर्वत श्रेणी मिल जाएगी, जहाँ भगवान शिव बैठते थे, शायद वही वाली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें लिखा है अपने उद्गम मतलब जहाँ से वो निकल रही है, से निकलने के बाद क्या है, ये लद्दाख जास्कर श्रेणी के बीच से जो है उत्तर पश्चिम कौन सी साइड होती है, उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई क्या होते हैं, दम चौक के पास भारत में प्रवेश करती है और लद्दाख और गिलगित से प्रवाहित होने के दौरान जो है गार्ज का निर्माण कर दर्दिस्तान में चिल्लड़ के निकट जो है पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और भारत में इसकी जो लंबाई है 1114 किलोमीटर है और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर, मतलब समझते हैं। देखिए अब ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं हम लोग। तो गाइस ये भारत है। हाँ, ऊपर की बात करेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख वाली, हमें बाकी की बात अभी नहीं करनी है क्योंकि ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हमने कहा कैलाश पर्वत श्रेणी है जहाँ से ये निकल रही है, तो यहाँ से निकलती हुई कहाँ जाती है, उत्तर पश्चिम दिशा में घुसती है भारत के अंदर, लद्दाख आता है यहाँ पे लद्दाख। तो गाइस 2 श्रेणी ऐसे आती है, काराकोरम श्रेणी आती है, फिर जास्कर और लद्दाख श्रेणी आती है। ये काराकोरम श्रेणी आती है, फिर आपकी जास्कर आती है और लद्दाख आती है। तो इन्होंने कहा कि सिंधु नदी जो है इन दोनों जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच में से होकर गुजर रही है, ठीक है। तो ठीक है, तो इसने कहा और उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, और क्या है, दमचोक, मतलब जहाँ पे भारत में एंट्री होती है ना, उस जगह को इसने कहा दमचोक में जो है भारत में एंट्री मार लेती है। और लद्दाख गिलगित से प्रवाहित होती हुई, गिलगित भी वहीं है लद्दाख में, तो यहाँ से प्रवाहित होती हुई क्या करती है, एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है। और जो है आपका दर्दिस्तान यहाँ मान लेते हैं चिल्लड़, दर्दिस्तान में चिल्लड़ के निकट क्या होता है, ये अब यहाँ पे है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में आ जाती है। तो इसने कहा अगर ये सिंधु नदी है पूरी ऐसे करके अरब सागर में गिर रही है, तो हमसे भारत में इसकी लंबाई की बात करें 1114 किलोमीटर है। और लेकिन अगर आप पूरी की पूरी बात करें जब तक ये अरब सागर में नहीं गिरती, तो 2880 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। सिंधु नदी के बाएं और दाएं दोनों तरफ अनेक जो है सहायक नदियाँ हैं, मतलब ये सिंधु रिवर है तो इसका ये जैसे ये इस साइड उसका
डायरेक्शन है। तो बाया मतलब होता है गाइस लेफ्ट, तो ये हो गया बाया और ये हो गया दाया। तो दोनों साइड से जो है सिंधु रिवर में इसने कह दिया कि इसकी नदियाँ आके मिलती हैं। तो जो नदियाँ आके मिलती हैं मेन रिवर में उसको हम बोलते हैं सहायक नदी, ठीक है। जैसे एक होती है श्योक रिवर, गिलगित, शिगार, फिर काबुल, जास्कर, पंचनद, ठीक है, ये हो गई। और उसके बाद यहाँ पंचनद में कौन कौन सी आती हैं देखिए। तो वैसे इंपॉर्टेंट है सारी नदियाँ। श्योक बिल्कुल याद रखिएगा, गिलगित याद रखिएगा, काबुल याद रखिएगा, जास्कर याद रखिएगा, पंचनद तो पूरी दुनिया को पता है, दुनिया को नहीं तो भारत को तो पता ही है। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये 5 नदियाँ हैं। पंचनद है, पंचनद 5 नदी, पंचनद, ठीक है, ये 5 है, याद कर लीजिएगा। इसमें जो अब इन नदियों में, ठीक है, ये कुछ यहाँ दाएं साइड से आके मिल रही हैं सिंधु में, कुछ बाएं साइड से आके मिल रही है। तो इसने कहा कि इसमें काबुल के अतिरिक्त जो है दाहिने तट पर मिलने वाली अन्य प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है देखिए। अब जो ये रिवर ना ऐसे बह रही है, ठीक है, इसने कहा दायां साइड मतलब राइट साइड, तो ये वाला साइड मान लेते हैं, मान नहीं लेते हैं, ये राइट साइड है इसका, ठीक है। इसने कहा काबुल रिवर तो आ ही रही है, कौन सी वाली, काबुल, तो ये बह ही रही है। इसके अलावा राइट साइड पे आके मिलने वाली जो नदियाँ हैं वो देखिए, एक है कुर्रम, ये भी ऐसे मिलेगी, तोची ये भी ऐसे मिलेगी, गोमल ऐसे ही मिलेगी, बोआ और संगर, ठीक है। तो कौन कौन सी याद है, काबुल तो याद रखिएगा ही, अफगानिस्तान से बह रही है। कुर्रम भी याद रखिएगा और गोमल याद रखिएगा, और बची 3 तोची, बोआ और संगर। तो गाइस आजकल क्वेश्चंस देखिए वैरायटी आने लग गई है, तो ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अभी तक वैसे मैंने ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे, लेकिन अब जो है ना, अब क्या हो रहा है ना, पेपर थोड़ा सा टफ करने के चक्कर में अब पूछे जा रहे हैं, चीज़ें एक्स्ट्रा पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये भी याद कर लीजिएगा। तो ये सब राइट साइड से आगे मिलते हैं। तो ये सभी नदियाँ जो है सुलेमान पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? सुलेमान पर्वत श्रेणी से निकलती हुई आती हैं ये नदियाँ, और कहाँ आती हैं? गंगा के राइट साइड में आके मिल जाती हैं। आगे बढ़ते पंच नदी, यानी कि वही वाली झेलम, चेनाब, ये वाली झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये वाली नदियों की अगर हम बात करें तो पंच नदियों आपस में मिलकर जो है पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है मिथानकोट, उसके पास आके क्या करती हैं? सिंधु में मिल जाती है। मतलब आप ऐसा समझिए ये भारत है, ठीक है, ये सिंधु नदी बह रही है। अब देखिए ये झेलम, चेनाब, ये सारी नदियाँ इस तरह से नहीं मिलती हैं सिंधु नदी से, ठीक है। ये क्या करती है ना, ये किसी भी तरह से मिलती एक साथ हो जाती हैं। एक साथ होने के बाद क्या होता है, पाकिस्तान में जाके यहाँ पे मिथानकोट में जो है सिंधु नदी से मिल जाती हैं, ठीक है। मतलब कहीं जाके एक साथ हो जाती है और एक साथ जाके मिलती हैं, एक ही मतलब धारा जाके सिंधु नदी में मिलती है। ये नहीं कि झेलम अलग से मिल रही है, चेनाब अलग से, रावी अलग से, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए तो ये है इंडस रिवर। तो हमने कहा राइट साइड से जो नदियाँ हमने आ रही थी वो हमने देख ली, वो ठीक है। उसके बाद देखिए लेफ्ट साइड वाली, तो देखिए यहाँ पे इसने कहाँ लिखा है, ये लिखा है झेलम, तो ये है झेलम, तो झेलम। ये चेनाब रिवर है, तो चेनाब, ठीक है। तो इसने कहा जैसे ये चेनाब बह रही है, ठीक है, तो चेनाब में क्या होती है, झेलम आके मिल गई, ठीक है। यहाँ से रावी आ गई, यहाँ सतलज बह रही है, ठीक है। सतलज में क्या होती है, ब्यास यहाँ से आके मिल जाती है। तो सतलज में क्या है, ये सारी जो ये तीनों आके यहाँ मिली ना, तो ये जाके सतलुज में मिल जाती है। पूरी सतलुज जो जाके आपकी इंडस यानी कि सिंधु नदी में मिल जाती है। पाकिस्तान में कहाँ पे मिलती है गाइस, अभी हमने पढ़ा था, कहाँ गया, मिथानकोट में, ठीक है। अब इसने कहा सिंधु नदी का जो मुहाना है वो कहाँ पे है, अरब सागर है। ये मुहाना क्या होता है गाइस, जहाँ वो बह जा के समुद्र में मिल जाती है। ये होता है आपका उद्गम यहाँ से, और ये जा रहा है, ये जा रही है, ये मुहाना है इसका। यहाँ पे कौन सा सागर है, अरब सागर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा सिंधु नदी से संबंधित विशेष तथ्यों की बात कर लेते हैं। जैसे सिंधु नदी की लंबाई हमने देख ली 2880 किलोमीटर है। भारत में केवल जो है लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है इसमें ये प्रवाहित होती है। यानी भारत में जो सिंधु रिवर है वो सिर्फ और सिर्फ लद्दाख से होती हुई बाहर निकल जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। दूसरा, अब इसने कहा कि सिंधु नदी के दाएं तट पर जो है लेह अवस्थित है। मतलब इसने कहा सिंधु का दायां यानी कि राइट साइड पे क्या है आपका, लेह है। लेह लद्दाख में जो लेह है वो। सिंधु नदी जल समझौते यानी कि 1960 के अनुसार क्या होता है, भारत इसके विसर्जन क्षमता का केवल 20% भाग ही क्या उपयोग करता है। मतलब देखिए क्या है, नदी जो है ना एक से ज़्यादा देशों में बह रही है, तो यहाँ पे ऐसे करके ना कुछ समझौते हो जाते हैं। तो 1960 में सिंधु का समझौता हुआ। देखिए मेन जो नदी है ना पाकिस्तान में वो सिंधु रिवर है, ठीक है। अब अगर मान लो भारत वाला कहे कि हम यहाँ पे डैम बनवा देंगे तो पाकिस्तान वालों को पानी की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे समझौता हो गया 1960 में, और इसने कहा कि भारत जो है ना सिंधु रिवर का सिर्फ 20% यूज़ करेगा, बाकी का 80% पाकिस्तान यूज़ करेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया समझौता।
अब ये पंच नद हमने कहा था इंपॉर्टेंट है, जो 5 नदियाँ हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे झेलम नदी की बात करते हैं तो देखिएगा इस झेलम नदी एक बार फिर से देखते हैं, तो ये रही आपकी झेलम रिवर, ये ठीक है। अच्छा भारत यहाँ पे कैसा बना है, ये देखिए ये है भारत, ऐसे 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 नहीं ऐसे ऐसे ऐसे, कहाँ दिख रहा है, तो कुछ इस तरह से आपका ये शायद यही है, ठीक है। तो इस तरह से भारत बना हुआ, ठीक है। तो ये आपकी झेलम रिवर दिख रही है, ये झेलम रिवर, ठीक है। चलो आइए पढ़िए। तो इसका उद्गम कहाँ है, पीर पंजाल गिरिपथ में स्थित है। देखिए एक होती है काराकोरम श्रेणी, फिर आती है आपकी जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल श्रेणी आती है। पीर पंजाल श्रेणी से जो है झेलम रिवर निकल रही है और यहाँ पे क्या है, बेरीनाग है, बेरीनाग के निकट से शेषनाग झील से निकलती है। यानी पीर पंजाल में बेरीनाग है, बेरीनाग के निकट शेषनाग झील है, वहाँ से आपकी झेलम रिवर निकलती है और ये जो है वूलर झील से होती हुई पाकिस्तान में, वूलर लेक कहाँ है आपका, इंडिया में है, तो पाकिस्तान में झांग के निकट जो है चेनाब नदी से मिलती है, ठीक है। ये श्रीनगर के पास जो है विसर्ग का निर्माण करती है, ठीक है। मतलब इसने ये बोला कि कहाँ से निकल रही है, कैसे कैसे जा रही है, ठीक है। तो बस हमने देख लिया, बेरीनाग के निकट जो है आपकी एक झील है वूलर झील, बेरीनाग के निकट क्या है, शेषनाग झील है, यहाँ से निकलती है और उसी के रास्ते पे आपको वूलर झील मिल जाएगी। वूलर झील से होती हुई ये कहाँ घुसती है, ये पाकिस्तान में घुस जाती है और पाकिस्तान में जाके ये किस नदी से मिल जाती है, चेनाब नदी से मिल जाती है। यानी कि जो झेलम रिवर है वो आगे चल के कहाँ, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान मान लेते हैं, तो पाकिस्तान में यहाँ पे जो है आपकी चेनाब रिवर से मिल जाती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये नदी एक गहरी घाटी का निर्माण करती है, जिसे हम बोलते हैं बासमंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। मतलब पाकिस्तान में घुसने से पहले गहरी घाटी बासमंगल बनाती है, ठीक है। पाकिस्तान में जो चेनाब से मिलने के पहले क्या होता है, झेलम नदी पर क्या है, मंगला डैम का निर्माण किया गया है। मतलब झेलम में मिलने से पहले इसके ऊपर एक डैम बना दिया है, मंगला डैम, ठीक है, पाकिस्तान में ये। फिर मैंने कहा जम्मू कश्मीर में जो है झेलम नदी जो है मुजफ्फराबाद से जो है मीरपुर तक सीमा रेखा से होकर बहती है। मतलब इसने कहा भारत और पाकिस्तान में अगर हम ऐसे बात करें तो गाइस यहाँ पे है पाकिस्तान, यहाँ है आपका इंडिया। तो यहाँ पे इसने कहा कि एक है आपका मुजफ्फराबाद और यहाँ पे है मान लेते हैं मीरपुर, ठीक है। तो रिवर ऐसे बहती हुई आ रही है और यहाँ पे जो है पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे चलती हुई ऐसे करके फिर पाकिस्तान में एंट्री ले रही है। मतलब थोड़ी देर तक ये बॉर्डर पे बह रही है। तो किन दो शहरों के बीच में बह रही है बॉर्डर पे, मुजफ्फरा से लेकर मुजफ्फरा भारत में है, मीरपुर जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। मतलब ये बॉर्डर है, सिंधु ऐसे आती है, थोड़ी देर तक बॉर्डर पे चलती है और फिर पाकिस्तान में चल जाती है। जो इधर वाला पोर्शन है बॉर्डर का वो है मुजफ्फरा और जो इधर वाला है वो है मीरपुर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखा झेलम नदी पर क्या है, जम्मू कश्मीर में तुलबुल और उरी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। मतलब नदियों पर देखिए परियोजनाएं चलती रहती है, डैम बन जाता है, बिजली बनाई जाती है, ठीक है, ये सारी। तो इसने कहा कि 2 परियोजनाएं जो है जम्मू कश्मीर में चल रही हैं झेलम नदी पे, जो कि है आपका तुलबुल और क्या है, उरी परियोजना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरी नदी की बात करते हैं तो चेनाब की करते हैं। ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो एक बात तो ये हो गई, क्योंकि इसकी लंबाई देखिए बहुत ज़्यादा है, 1180 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में इसे क्या बोलते हैं, चंद्रभागा बोलते हैं। तो एक नई बात पता चली, मतलब इसने कहा कि जब ये भारत का मैप ऐसे करके बन रहा है तो गाइस यहाँ पे देखिए आता है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ आता है HP हिमाचल प्रदेश और यहाँ आता है उत्तराखंड। तो इसने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी ये बह रही है आपकी कौन सी वाली, चेनाब हिमाचल प्रदेश में बहती है। हिमाचल प्रदेश में जो तो हिमाचल प्रदेश में जो इस नदी को है ना वो बोलते हैं चंद्रभागा बोलते हैं। चिनाब नदी जो है बारालाचाला दर्रे के दोनों ओर से निकलने वाली चंद्रभागा नदी द्वारा क्या होता है, चंद्रभागा नामक नदियों के केलांग के निकट जो है तांडी में मिलने से होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, देखिए हमने दर्रा पढ़ा था, तो हमने एक दर्रा पढ़ा था बारालाचाला दर्रा। तो इसने कहा ये दर्रा है, ठीक है। तो इस दर्रे के एक साइड से निकलती है चंद्र नदी, ठीक है, मान लेते हैं, ये मान नहीं लेते, चंद्र निकलती है और दूसरी साइड से निकलती है भागा। तो गाइस चंद्रभागा निकलती है और दोनों जाके एक साथ मिल जाती है और इसके बाद इस नदी का नाम होता है चंद्रभागा। तो हिमाचल प्रदेश में हम इसे बोलते हैं चंद्रभागा और जब आगे बढ़ जाती है हम इसे बोल देते हैं चेनाब रिवर, राइट। कौन सा दर्रा है गाइस, ये दर्रा याद रखिएगा जिसके दोनों साइड से चंद्र और भागा निकली है, बारालाचाला दर्रा, ठीक है, इतनी सी बात। हाँ, अब ये क्या है, दोनों नदियाँ मिलती हैं, कहाँ पे मिलती हैं, आपका तांडी में मिलती हैं, केलांग के निकट तांडी, केलांग के पास है तांडी, वहाँ पे दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। अच्छा, ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के समानांतर कुछ देरी तक जो है पश्चिम दिशा में बहती है और क्या है, किश्तवाड़ा के निकट पीर पंजाल में गहरा गार्ज बनाती है और इसके पश्चात ये क्या है, अखनूर के निकट मैदान में
प्रवेश करती है। तो मतलब इसने कहा काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल, शिडी। तो इसने कहा पीर पंजाल के साथ ये जो है आपका पश्चिम की तरफ बह रही होती है, ठीक है। बहते बहते क्या होता है, किश्तवाड़ के निकट क्या करती है, इसमें पीर पंजाल शिडी में क्या करती है, गहरा गार्ज बना देती है, ठीक है। अखनूर में क्या है, ये मैदान में प्रवेश करती है। मैदान में मतलब पर्वत से उतर जाती है, मैदान में आ जाती है। जैसे हम कहते हैं गंगा जो है हरिद्वार में पहाड़ों से उतरकर मैदान में आती है। अब इसे का चिनाब नदी पर जो है निर्मित महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं की बात करें तो इसमें लिखा है बगलिहार। तो इंपॉर्टेंट बातें गए, इसी जल परियोजनाएं भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे अभी हमने झेलम नदी की पढ़ी थी, तो हमने यहाँ पे 2 पढ़ी थी, एक तुलबुल पढ़ी थी और उरी परियोजना पढ़ी थी, ठीक है। तो याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम चिनाब नदी की देखते हैं, तो बगलिहार, ये मे भी आपने नाम ये सब सुने हो, ठीक है। उससे सलाल परियोजना हो गया, दुलहस्ती परियोजना, तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तो तीनों याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, रावी रिवर की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे रावी रिवर कौन सी, ये देखिए ये फ्लो, देखिए हमने झेलम पढ़ लिया, फिर चेनाब पढ़ लिया, हमने देखा था झेलम पाकिस्तान में जाके चेनाब से मिलती है। अब हम रावी रिवर की बात करते हैं। चलिए रावी में देखें, इसका उद्गम क्या है, हिमाचल प्रदेश में जो है बृहद हिमालय के रोहतांग दर्रे, कौन सा, देखिए अब यहाँ पे रोहतांग दर्रे से निकल रही है, सॉरी रोहतांग दर्रे के पश्चिम से इसका उद्गम है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये, तो इसके पश्चिम से ये होती हुई निकल रही है, ठीक है। और ये जो रोहतांग दर्रा है वो कहाँ पे है, बृहद हिमालय। हमने हिमालय भी देखा था, ट्रांस हिमालय था, फिर बृहद हिमालय था, फिर मध्य हिमालय था, फिर शिवालिक था। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बृहद हिमालय की, हिमाचल प्रदेश में बात कर रहे हैं, रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और ये जो है चंबा घाटी में प्रवाहित होती है। कौन सी घाटी में प्रवाहित हो रही है, चंबा घाटी, ओके। अब लिखा है पाकिस्तान में जो है सरायू जो पाकिस्तान में सरायू सिंधु के पास जो है चेनाब से मिल जाती है। मतलब इसने कहा जो चेनाब रिवर बह रही है ना, तो ये जो है चेनाब रिवर बह रही है, तो ये रावी भी जाके किससे मिलती है, चेनाब से मिलती है, पाकिस्तान में सिंधु सरायू के पास। अब लिखा है कि ये सिंधु के बाएं तट पर, सिंधु के बाएं यानी कि लेफ्ट साइड में मिलने वाली जो है 5 नदियों में से एक है। बिल्कुल ये तो बेकार की बात है, सभी जानते हैं। ऐसे रावी नदी पर निर्मित जो परियोजना है उसकी बात करते हैं। तो इसमें लिखा है चमेरा थीन रणजीत सागर है, ठीक है। रणजीत सागर मतलब थीन को ही रणजीत सागर कहते हैं। और फिर शाहपुर कंडी बांध परियोजना भी इसी पे है। चमेरा हो गया, थीन यानी कि रणजीत सागर। चलिए अब हो जाती है व्यास रिवर की बात करते हैं। तो गैस ये रही आपकी व्यास रिवर, ये ठीक है। बाद में जाके ये किस में मिल जाती है, सतलुज में मिल जाती है, ठीक है। जो छोटी सी नदी ये पाकिस्तान में नहीं जा रही है, क्योंकि आपने देख लिया होगा कि पाकिस्तान में जाने से पहले ही, ठीक है, पाकिस्तान में जाने से पहले ही जो है भारत में ही आपका सतलुज में मिल जाती है, सतलुज नदी में मिल जाती है। तो देखिए इसे कहा ये रोहतांग दर्रे के पास से ब्यास कुंड से निकलती है। ये भी कहाँ से निकल लिया गया, तो रोहतांग दर्रे से निकलती है। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में, कुल्लू मनाली वाला जो कुल्लू है, कुल्लू में ये प्रवाहित होती है। तो ये धौलाधर शिड़ी कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में काती और लारगी में जो है गाज का निर्माण करती है। ये चलिए छोड़िए। अरे पंजाब के होशियारपुर जिले में स्थित क्या है, तलवाड़ा नामक स्थान पर ये जो है मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यानी कि ये नदी जो है होशियारपुर जिले में, तलवाड़ा पंजाब में, पहाड़ से, पर्वतों से कहाँ, मैदान में आ जाती है। तो ये जो है हरिके नामक स्थान पर सतलुज से मिल जाती है। मतलब सतलुज है, यहाँ से ब्यास आई और यहाँ पे मिल गई, तो ये जो जगह है उसका नाम है हरिके। इंपॉर्टेंट नाम है इसलिए, ठीक है। तो इसके मिलन स्थान पर ही क्या बना है, एक बैराज बना है जिसका नाम है हरिके बैराज, उस जगह के नाम पे हो गया। तो इसने कहा हरिके बैराज से ही क्या है, एक नहर निकलती है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नहर है, किस चीज़ के लिए है, सिंचाई के लिए है। और मैक्सिमम जो राजस्थान में सिंचाई होती है वो इसी नदी से होती है। ये पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी है जो केवल भारत में है, मतलब ये पाकिस्तान तक पहुंची नहीं। सतलुज बह रही थी, सतलुज में जाके मिलकर छोटी सी नदी है। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम बात करेंगे सतलुज रिवर की। देखिए गाइस, अब सतलुज रिवर भी कोई छोटी मोटी नदी नहीं है। ये भी देखिए आप देख रहे हैं तिब्बत से निकल रही है और कहाँ जा रही है, फिर जाके कहीं पाकिस्तान में ये गंगा से मिल रही है। अच्छी खासी लंबाई है इसकी, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो सतलुज ये तिब्बत के पठार में कहाँ से निकल रही है गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये है राक्षस ताल झील से निकलती है, जहाँ इसे हम बोलते हैं लॉकचेन खम्बाब। इंपॉर्टेंट है, ये भी नाम याद रखिएगा, लॉकचेन खम्बाब भी बोलते हैं इस जगह को, राक्षस ताल को, ठीक है। तो ये भारत में प्रवेश करने से पहले क्या होता है, 400 किलोमीटर तक सिंधु के समानांतर प्रवाहित होती है। यानी कि ऐसे सिंधु जा रही है, इसके साथ साथ 400 किलोमीटर तक समानांतर चल रही है ये,
और फिर भारत में एंट्री ले रही है। अब इसने कहा शिपकिला दर्रे से होकर ये भारत में प्रवेश करती है, मतलब ये जो भारत है ये भारत है, ठीक है, ये तिब्बत से ऐसे आ रही है। यहाँ पे एक दर्रा है जिसका नाम है शिपकिला, ठीक है, शिपकिला से एंट्री मार रही है भारत में। ये कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। आगे बढ़ते राक्षस थाल से निकलकर ये नदी जो पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, ऐसे बह रही है पश्चिम दिशा में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में ये जो है गहरी घाटी का निर्माण करती है, हिमाचल प्रदेश में घुस रही है। भाखड़ा नांगल परियोजना हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर से संबंधित होने के कारण जो है भारत की बहुत महत्वपूर्ण नदी हो गई। इसमें क्या क्या है? इंदिरा गांधी नहर तो हमने अभी देखी थी, जब सतलज में ब्यास मिल जाती है हरिके जगह पर, हरिके नामक स्थान पे मिलती है, तो यहाँ पे एक बना है बैराज हरिके बैराज, यहाँ से एक नहर निकल रही है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। और इसी पे एक और परियोजना है जो भाखड़ा नांगल है, ठीक है। पाकिस्तान नहीं, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है भाखड़ा नांगल परियोजना। तो ये सारी की सारी सतलुज पे है और ये बहुत बड़ी बड़ी परियोजना है, इसलिए सतलुज नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सतलुज नदी भी जो है फिरोजपुर से लेकर आपका फजिल्का, ये दोनों पंजाब में है, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे करके बना है, बॉर्डर है, यहाँ पे है इंडिया में ये मान लेते हैं पंजाब है, ठीक है। और ये है आपका पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान का पंजाब। तो यहाँ पे 2 शहर है, ठीक है। तो एक हो गया यहाँ पे है फिरोजपुर, ठीक है, और एक है फजिल्का। तो ये नदी भी ऐसे बहते इस बॉर्डर पे थोड़ी देर बहती फिर पाकिस्तान में जाती, ठीक है। तो इसके बीच में पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे बह रही है। अब इस जगह सतलुज नदी की लंबाई देखिए 1450 किलोमीटर है और ये भारतीय क्षेत्र में कितनी है? इसकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। जबकि अगर हम इंडस की बात करें तो भारत ही इतने किलोमीटर है, 1114 किलोमीटर है, और कुछ 1050 1114 किलोमीटर में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखिए गंगा नदी, ओके, सतलुज रिवर हो गई, ठीक है। फिर सतलुज नदी चलते इसने बस एंड में आप ये समझ लीजिए कि सतलुज आगे बढ़ी, यहाँ से जो ये आ रही है आपकी चेनाब, ये सतलुज में मिले, सतलुज जाके कहाँ मिल जा रही है? आपकी सिंधु रिवर में मिल जा रही है। ये यहाँ लिखा नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। क्या सच में नहीं लिखा गाइस? इंपॉर्टेंट है, लिखना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे लिखा है गंगा। हमने देखी अभी क्या पढ़ी? इंडस यानी कि सिंधु और उसकी नदियों की बात कर ली हमने। अब हम बात करेंगे गंगा रिवर की, ठीक है। किसकी बात करेंगे? गंगा रिवर की बात करें। तो गाइस एक काम करते हैं, हमने पढ़ लिया इंडस पढ़ लिया हमने गाइस। तो अभी जो है ना इंडस से अभी हम लोग गंगा की जो बात है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी जो है 41 मिनट का हो गया वीडियो, ठीक है, काफ़ी बड़ा हो गया है। तो अभी हम इसमें ज़्यादा और ऐड नहीं करते हैं, नहीं तो आप लोग भी पढ़ के बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, गंगा नदी अफवाह तंत्र जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर आपसे विदा लेते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।